बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी हुई तो रोज ससुराल में एक बूढ़ी फकीरनी मांगने चली आती। एक दिन तरस खा के नंद ने उसे नौकरानी के तौर पर रख लिया। वो सारे घर के काम भाग भाग कर करती थी और जैसे ही रात होती नंद उसे अपने पैर दबाने के लिए ले जाती। लेकिन नंद के कमरे से रोज रात को सिसकियों की आवाज़ें आती थी। मैं बड़ी हैरान थी कि ये क्या माजरा है। और फिर एक दिन फकीरनी की जगह खुद नंद के पांव दबाने चली गई। अभी पैरों को हाथ ही लगाया था कि यकदम। मेरा नाम आलिया है। मेरा ताल्लुक नौशहरा से है। मुझे मेरे मामू ने गोद ले लिया था। उन्होंने ही पाला। मेरे वालिदैन बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। मेरे मामू का बेटा सईद जो एक फैक्ट्री का मालिक है और उसने ये काम एक छोटी सी दुकान से शुरू किया जो बढ़ते बढ़ते हज़ारों लोगों की रोज़ी का ज़रिया बन गया। इसमें मेरे कज़न की दिन रात की मेहनत है। मेरे कज़न मेरे मामू को लेकर जब नए घर आए तो मेरे मामू से कहा कि अंदर आ जाएं। मेरे मामू जिन्होंने सारी ज़िंदगी किराए के मकान में गुजारी थी इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह गए थे। अपने हाथ को अपने बेटे के हाथ में थमाते वो बमुश्किल अपनी छड़ी संभालते गाड़ी से बाहर निकले। मेरे कज़न मेरे मामू का हाथ पकड़कर घर के अंदर दाखिल हुए। मामू बहुत खुशी से इधर उधर देखने लगे। वो पहली दफ़ा इतना बड़ा घर देख रहे थे। इसके बाद मेरे कज़न उन्हें फैक्ट्री ले गए। मेरे कज़न को अपने वालिद से इश्क की हद तक लगाव था। कहता जो कुछ मेरे पास है मेरे वालिद की दुआओं का समर है। फैक्ट्री में दाखिल होते ही गार्ड्स उनके पीछे आए। मामू ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा और मुस्कुराए। मेरा कज़न कहता कि मुझे लगा कि कहीं मेरे वालिद गिर ना जाएं। मैंने उनको अपने हिसार में ले लिया और कहा अब्बा जी आगे देख कर चलें और साथ लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ा। बहुत हैरानी भरी नज़रों से मेरे मामू ने मेरे कज़न को देखा और बोले सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ मैं पुत्र, क्यों तो इस बंद कमरे में ले आया है? मेरा तो दम घुटता है इसमें। मेरे कज़न ने कसकर अपने वालिद का बाजू पकड़ लिया तो मामू ने मुस्कुरा कर देखा और बोले अल्लाह सबको तुझ जैसा बेटा दे। कितनी मेहनत की है तूने। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल दिन देखे हैं हमने। बस पुत्र एक बात याद रखना, कभी जो है उस पर गरूर मत करना। इन दिनों मेरे मामू बहुत बीमार रहते थे लेकिन अपने बेटे से कहते कि मुझे अपने साथ ही लेकर चलो, मैं तुम्हारे साथ ही दिन गुजारना चाहता हूँ। वो मना भी करता। मामू बच्चों की तरह जिद करते इसलिए मेरा कज़न उन्हें साथ ही ले जाता। एक दिन दफ्तर में एक लड़की जॉब के लिए आई। उसने बताया कि उसका नाम शमा है। मामू ने गुस्से से उस फैशनेबल सी लड़की को देखा था। मुस्कुराकर मेरे मामू की तरफ बढ़ी और सर झुका दिया। मामू ने सर पर हाथ फेंककर दुआ दी लेकिन मामू कहते थे कि मुझे वो लड़की एक आंख भी नहीं जची थी। उन्हें ऐसी मॉडर्न लड़कियों से खार थी। वो लड़की मेरे कज़न के दफ्तर में काम करने लगी। एक दिन दफ्तर में जब मामू भी बैठे थे वो आई और बोली सर ये इन फाइल्स पर आपके साइन चाहिए हैं। मेरे कज़न ने कहा कि टेबल पर रखो मैं करता हूँ, और ये फ़ाइल देखो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनको ठीक करो। मुझे किसी काम से जाना है तो तुम मैनेज करवा लेना। फ़ाइल खोलकर शमा को समझाने लगे तो मामू कहते कि मुझे गुस्सा आ गया। जब वो लड़की चली गई तो मेरे कज़न से कहते मियाँ कोई मर्द क्यों नहीं रख लेते इस काम के लिए। ये सुनहरी तितलियाँ मुझे तुम्हारे आगे पीछे फिरती अच्छी नहीं लगती। मेरा कज़न हंसने लगा और बोला अब्बा जी फिक्र ना करो, इंसान खुद अच्छा हो तो परेशानी कैसी। अब्बा की तरफ मतवज्जा हुआ तो उनका चेहरा देखकर परेशान हो गया। पूछा अब्बा क्या हुआ? अपने वालिद की तरफ बढ़ा तो देखा कि इनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। वो हैरत ज़दा सा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और उनकी कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठ गया। और मेरा कज़न कहता है उस दिन मैं समझ गया था मेरे वालिद मेरी गलती को भूले नहीं थे। मैं जितना भी कामयाब था जो भी कर लेता लेकिन वो मेरी एक गलती की वजह से मुझ पर शक कर रहे थे। वो मेरा कज़न मेरा शौहर सईद है। आए आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मेरा टेंशन के मारे बुरा हाल हो रहा था। इधर से उधर चक्कर लगाकर थक गई। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं सईद किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया, कहीं उसने किसी और से शादी तो नहीं कर ली। मैं सईद से मोहब्बत करती थी और डरती थी कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। आखिरकार मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी और मैं अपने मामू के कमरे में आई और उन्हें कहा मालूम करें सईद ने कहीं किसी और जगह कोई रिश्ता तो नहीं बना रखा।
मेरे मामू हंसने लगे। वो बचपन से ही मेरी आदत को जानते थे। मैं सईद के मामले में ऐसी ही थी, बहुत ज़्यादा हसास। ये बात हम दोनों ही जानते थे कि आलिया और सईद एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मैं अपने मामू के भरोसे भी नहीं रही थी। मैंने अपनी सहेली को कॉल की, उसे बुलवाया कि सईद 2 दिन से घर नहीं आया, हमें उसे ढूंढना है, पता करना है। असल में तो सईद को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। मुझे लगता था कि किसी लड़की के साथ उसका चक्कर है। सहेली आ गई थी। मैंने कहा अच्छा रुको, मैं चादर लेकर आई। मैं खुद को बड़ी सी चादर में छुपा कर रखती थी। मुझे अच्छा लगता था खुद को इस तरह से ढांप के रखना। सईद ने कई बार इस बात पर मजाक भी उड़ाया कि तुम क्या ये इतनी बड़ी चादर ले लेती हो, लेकिन मेरे लिए यही बहुत था कि मेरे और मामू के ख्यालात मिलते थे। मैंने रक्शे वाले को एक जगह का एड्रेस बताया। सईद के मोबाइल पर मैसेज किया, कहाँ हो? उसने कहा कि वो एक काम से कहीं गया था, अभी तक वहीं था। आधे पौने घंटे के बाद रिक्शा रुका। यहाँ मैंने बताया था। मैं नीचे उतरी। सामने खड़े लड़के ने मुझे देखकर दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम्हें भी शर्म नहीं आती उसे यहाँ लाते हुए? अब अगर किसी को खबर हुई कि सईद यहाँ था या मैं इसके पीछे यहाँ आई तो याद रखना तुम्हें कुत्तों की खुराक बना दूंगी। वो लड़का हंसता रहा, जैसे उसने मेरी बात को मजाक समझा हो। मैंने उसे फिर से ताकीद की कि किसी को खबर ना हो हमारे यहाँ आने के बारे में, और अपनी सहेली को कहा कि तुम रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, कहकर अंदर की तरफ बढ़ी। सामने ही सईद मिल गया। मुझे वहाँ देखकर सईद बुरी तरह ठटका। कहने लगा, आलिया तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे पीछे मत आया करो, तुम्हें असर नहीं होता। अगर ऐसे करोगी तो मैं शादी से इनकार कर दूंगा, याद रखना तुम। मेरी मोटी मोटी आंखों में आंसू आ गए। सईद के दिल को कुछ हुआ था। शायद उसे लगा कि मैंने उसकी खातिर ही घर से इतनी दूर उसके पीछे आई थी। मैंने कहा मुझे कुछ काम था इसीलिए आई हूँ। मैं सईद को साइड पे करके अंदर घुसी और ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़ी। सईद ने जल्दी से मोबाइल निकालकर बाहर खड़े लड़के को कॉल मिलाई और अंदर आने का कहा। वो लड़का मेरा भाई था जिसे सईद अपने ऐसे कामों में साथ घसीट लेता था। सईद ने उसे कहा कि किसी तरह मामला संभाल ले। उसे खुद डर लग रहा था कि अगर अब्बा को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। सईद ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैं उसकी साइड से होती निकलती चली गई और पीछे सईद बेबसी से खड़ा रह गया। जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलकर नीचे आई तो सामने ही कुर्सी पर अपने मामू को बेहोश पाया। मैं चीखते हुए आगे बढ़ी। ये मैंने क्या कर दिया था? सईद की जासूसी में अपने मामू को अकेला छोड़ गई। जानती भी थी कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तभी पीछे से किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा। मेरी चीख निकल गई। सईद ने मेरे दोनों हाथों की कलाइयाँ जकड़कर दीवार से लगा दी और बोला कि अगर अब्बा को कुछ हुआ तो ऐसा सबक सिखाऊंगा, याद रखोगी। मैं खौफजदा सी उसके चेहरे को देख रही थी। मैं कभी भी मामू से पूछे बगैर घर से नहीं निकलती थी, लेकिन सईद के मामले में ऐसी ही जल्दबाज थी। मेरे मामू को होश आ गया था और उन्होंने बताया कि आलिया की गलती नहीं है। उन्होंने सईद से भी कहा कि वो आलिया को कुछ ना कहे। सईद मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरे कमरे में ले आया और बोला कि चलो रोज़ रोज़ का झगड़ा ख़त्म कर लेते हैं। मैंने हैरानी से सईद को देखा, जिसकी आंखों की चमक से मैं शर्मा गई और सर को हाँ में हिला दिया। सईद ने हंसते हुए कहा, तुम पागल हो वैसे। जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़कर किसी और को देखा तुम्हें पता भी नहीं चलना, सारी जासूसी धरी की धरी रह जाएगी। मैंने अपने हाथ छड़वाए और बोली, तो ठीक है जाओ, पहले ज़माना देख लो, मैं यही हूँ। सईद हंसने लगा और कहने लगा, मुझे ज़रूरत नहीं किसी और को देखने की। मैंने घूर कर उसे देखा और बोली, तो उस दिन इस तवाइफ के कोठे पर कौन सी सलामी देने गए थे? मैं मामू को बता दूंगी, देख लेना। सईद ने कहा, मैं जानता हूँ तुम अब्बा को कभी भी नहीं बताओगे। सईद को पता था, इसलिए वो मेरी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाता था। इस दिन मेहंदी का फंक्शन था। उस दिन से अब तक सईद की मुझसे बात नहीं हुई थी। मैं बुरी तरह उससे नज़रअंदाज कर रही थी। वो वैसे भी अपनी फैक्ट्री के मामलात में उलझा हुआ था और इसी वजह से घर पे कम नज़र आता था। मामू मेरे पास आए और बोले, आज तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। मैंने नम आंखों से मुस्कुराकर उनकी मोहब्बत को देखा था। मुझे मामू से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मुझे सईद के लिए बहुत दुख होता। अच्छा भला समझदार इंसान था, लेकिन बुरे दोस्तों की सोहबत ने उसे बिगाड़ दिया था।
वो 30 साल का हो चुका था, लेकिन अभी भी हरकतें बच्चों जैसी थीं। कभी कभी मैं सोचती कि मामू को सईद के बारे में सब बता दूं, लेकिन फिर ख्याल आता कि वो दिल के मरीज हैं और सईद के मिजाज को देखकर चुप हो जाती कि जानती थी कि अगर गलती से भी ऐसी बात मुंह से निकालती तो सईद मेरे ही खिलाफ हो जाना था। सईद की गैर मौजूदगी सब ने महसूस की थी, लेकिन मामू ने उसकी तबीयत खराबी का बहाना कर दिया। आज बारात का दिन था, सुबह से सब तैयारी में मसरूफ़ थे। आखिरकार फंक्शन का टाइम भी आ पहुंचा। मैं पार्लर से तैयार हुई थी। मैं बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन जिसके लिए तैयार हुई थी सब लोग बातें कर रहे थे कि दुल्हा भाग गया। सईद का सुबह से किसी को पता नहीं चल रहा था। सारे घर में कोहराम मचा था। खानदान वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि सईद इस लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता था, इसके वालिद ने उसे मजबूर किया था। और कोई कह रहा था कि लड़की का ही मसला है, इसे कई बार एक तवाइफ के कोठे से निकलते देखा गया। मैं रो रही थी। कैसे सबको बताती कि ये सब झूठ था। सईद ने खुद मुझसे शादी का कहा था। शाम हो गई थी और फिर रात ढल गई थी। सईद नहीं आया था। मेहमान चले गए थे। मैं और मामू बरामदे में बैठे थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जब मेरा भाई सईद को लिए घर में दाखिल हुआ, ज़्यादा शराब पीने की वजह से सईद के पाँव उसका साथ नहीं दे रहे थे। मामू ने आगे बढ़कर इसका गिरेबान पकड़ लिया और बोले, जाहिल इंसान, कहाँ थे तुम? इस बदकिस्मत का क्या कसूर था जो सुबह से तेरी राह देख रही थी? और बाप की इज्जत का जनाजा निकाल के तुझे क्या मिला? सारे खानदान में बातें हो रही हैं और तू अब आया है जब सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे भाई ने कहा कि मामू किससे कह रहे हैं, ये अपने होश में नहीं। सईद अब कह रहा था कि मुझे क्या पता ये मेरा इंतज़ार करती भी है या नहीं। ये तो मुझसे नफ़रत करती है। इसने तो मुझे इस्तेमाल किया है। कल ही तो मुझसे ज़मीन के कागजात मांग रही थी। और ये थी मेरी ज़िंदगी की वो बदकिस्मत घड़ी जिसने मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरा मजाक मेरे गले पड़ जाएगा और वो इस बात को इतना सीरियस ले जाएगा। मामू मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, मामू, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था कि जायदाद मेरे नाम कर दो। इसने सीरियस ले लिया इस बात को। ये मुझसे बात तो करता। मामू अपनी जगह पर बैठ गए थे। उनका सर झुक गया था। अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। मैं और मेरा भाई उन्हें लेकर हस्पताल आ गए। सईद की हालत ऐसी नहीं थी कि वो साथ आता। मामू सारी रात हस्पताल रहे। वो रात मुझ पे बहुत भारी थी। मैं रो रो कर अपने मामू की ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। मुझे लग रहा था अगर मामू को कुछ हो गया तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगी। हम दोनों ही पागल थे, मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, लेकिन निभानी नहीं आ रही थी। हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हमारा इतना प्यारा रिश्ता मुसीबत और तकलीफ़ में था। और इसी लम्हे मैंने खुद को सज़ा देने का सोचा। मामू अगले दिन घर वापस आ गए थे। सईद से बोल चाल बंद थी। वो बार बार माफ़ी मांग रहा था। क्यों दोस्तों की बातों में आ गया और इतनी शराब पी और फिर रुखसार के पास चला गया। उसने उसे आने नहीं दिया। रुखसार वही तवाइफ थी जिससे सईद पहले भी मिलने चाहता था। मामू ने गुस्से से सईद को देखा और बोले कि अब क्या इरादा है? सईद ने कहा, जैसे आप कहें। मामू ने कहा कि अब तुम्हारा आलिया से निकाह नहीं हो सकता। जितना जलील तुम करवा चुके मुझे ख़ानदान में, अब इसके बाद ये तो मुमकिन नहीं है। मुझे पूछा, तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा, मामू, मैं भी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जो मुझे समझता नहीं। और ऐन शादी के दिन मुझे सबके सामने सवालिया निशान बनाया गया। सईद ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन मोहब्बत एक बार ही दस्तक देती है। मैंने भी इस बार दरवाज़ा न खोलने की कसम खा ली थी। फिर सईद की लाख मिन्नतों के बाद भी मैंने शादी से इनकार कर दिया और मामू ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी और मैं लाहौर आ गई। मेरी सास एक नरम मिजाज खातून थी। एक नंद थी और एक देवर था जो कराची में पढ़ता था। मेरी नंद रवायती नंद साबित हुई थी। उसे मुझसे अल्लाह वास्ते का बैर था। हर वक्त मुझसे उलझती रहती, हर काम में नुक्स निकालती। मैंने मामू के घर राज किया था, लेकिन यहाँ नौकरों की तरह रह रही थी। सब खाना खा लेते, मुझे बाद में खाने की इजाज़त मिलती। पकाती मैं, लेकिन इतना हुक्म नहीं था कि खुद से सालन प्लेट में निकाल लूँ। शौहर से कुछ कहती तो कहता, खुद को इस काबिल बनाओ, सब तुम्हारी इज्जत करें। मैंने हालात से समझौता कर लिया। सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करती रहती। शौहर घर आता तो मेरे ससुराल वाले उससे बात करने का मौका भी ना देते।
कुछ दिनों से एक अजीब बात देख रही थी। एक बूढ़ी फकीरनी मांगने चली आती। एक दिन तरस खा के नन ने उसे नौकरानी के तौर पर रख लिया। वो सारे घर के काम भाग भाग कर करती थी। मैंने शुक्र किया, चलो इसी बहाने मुझे घर के कामों से जान छूट गई। अब मैं अपने कमरे में रहती थी। मैंने गौर किया, जैसे ही रात होती नंद इस नौकरानी को अपने पैर दबाने के लिए ले जाती, लेकिन नंद के कमरे से रोज रात को नंद की सिसकियों की आवाज़ आती थी। मैं बड़ी हैरान थी कि ये क्या माजरा है। और फिर एक दिन फकीरनी की जगह खुद नंद के पांव दबाने चली गई। अभी पैरों को हाथ ही लगाया था कि यकदम मेरी नंद ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो यूं रिएक्ट कर रही थी जैसे वो कोई लड़का हो। उसने जैसे ही मेरे सर से दुपट्टा उतारा तो शर्मिंदगी से नजरें झुका लीं। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि ये कैसा घटिया मजाक था। मेरी नंद मेरे पैरों में गिर गई और बोली कि तुम किसी से मत कहना कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। मैं सर पकड़े बैठी थी। मेरी नंद ने मुझे बताया कि वो है तो लड़की, लेकिन उसे लड़कों जैसे एहसासात आते हैं। उसे लड़कियों से कशिश महसूस होती है। मैंने उससे कहा कि वो किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करे। उसने कहा कि माहिर नफ्सियात मुझे नहीं समझ सकते, बल्कि हमारे ख़ानदान की बेइज्जती होगी। सब मुझे ख्वाजा सरा समझते हैं, लेकिन मैं ख्वाजा सरा नहीं हूँ। मेरे दिमाग में मसला है। मेरे एहसासात मुझे जलील करवाते हैं। मैं खुद बहुत परेशान थी। ये सब क्या था? एक लड़की लड़कों जैसी बातें कर रही थी। फिर उसने मेरे सामने सिगरेट निकाली और सुलगा ली और ऐसे सिगरेट पी रही थी जैसे मर्द पीते हैं। मैंने हैरत और दुख से उसे देखा। उसमें इसका कसूर था या नहीं, मेरे लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो गया था। मैं अपने कमरे में आ गई। अगले दिन उसने फिर मुझसे कहा कि ये मैं बात किसी से ना कहूँ, लेकिन मैंने सब घर वालों को सब कुछ बता दिया। और शायद यही मेरी दूसरी गलती थी। जो सास मुझसे कभी लड़ी नहीं थी, उसने मुझे धक्के देने शुरू कर दिए कि मैं उसकी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ, इसे ख्वाजा सरा कह रही हूँ। मैंने बहुत समझाया कि वो ख्वाजा सरा नहीं है, उसे नफ्सियाती मसला है, लेकिन मेरे शौहर ने मेरी सास के साथ मिलकर मुझे ही मारना शुरू कर दिया और कहा कि मैं शुरू से ही उसकी बहन से नफरत करती थी, इसीलिए ये सब कुछ किया। और गज़ब ये हुआ कि मोहल्ले की औरतें और मर्द इकट्ठे हो गए थे। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस राज को राज रखने के लिए मुझे तलाक दे दी और कहा कि मैं इसकी बहन को वरगलाती रही। मेरे और मर्दों से ताल्लुकात थे। मैं इसकी बहन को भी और लड़कों से बात करने पर मजबूर करती थी। मैं पुराने लाहौर तक सफ़र करके पहुंची। पैसे नहीं थे। गाड़ी वालों ने मुझे वहीं उतार दिया। मैं फुटपाथ पर बैठी रोती रही। जिंदगी अजीब दोराहे पर ले आई थी। वापसी मुमकिन नहीं थी और आगे मैं जा नहीं सकती थी। तभी एक गाड़ी मेरे करीब रुकी और पता नहीं कैसे मैं बेहोश हुई और कैसे वो लोग मुझे अगवा करके ले गए। वहाँ पर कुछ और लड़कियाँ भी थीं। मैं रोती रही, इनकी मिन्नतें करती रही, मुझे छोड़ दो, लेकिन उन्हें रहम नहीं आ रहा था। एक लड़की ने मुझे बताया कि ये लोग लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं और वो बहुत जल्द हमें यहाँ से निकाल लेगी। मुझे यकीन नहीं था। मैंने सोचा वो सिर्फ हमें दिलासा देने के लिए ये सब कह रही है। अगले दिन हमें कमरे से निकाला गया। नए कपड़े दिए गए और हमें तैयार होने का कहा गया। एक औरत ने हमें तैयार किया और रात को गाड़ी में बिठाकर एक जगह पर ले आए। ये जगह देखकर मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। ये उसी तवाइफ का कोठा था। यहाँ पे 2 साल पहले मैं सईद को वापस ले जाने आती थी। मैं मेकअप के बाद इतनी बदल गई थी कि उस तवाइफ ने मुझे नहीं पहचाना था। हमें अलग अलग कमरों में भेज दिया। इस लड़की ने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग लड़कियों को ख़रीद लेते हैं। मेरे आंसू बह रहे थे। तभी वो लड़की जो कहती थी कि हमें निकाल लेगी, उसने फुर्ती दिखाई और एक गुंडे से पिस्टल छीन लिया और मुझे कहा कि इससे फ़ोन ले लूँ। सब इतनी जल्दी हुआ था। सब देखते रह गए। इस लड़की ने एक नंबर पर कॉल की और कुछ देर बाद पुलिस आ गई। इस तवाइफ समेत इन गुंडों को भी पकड़ कर ले गई। हम लड़कियां भी थाने में थीं। वो लड़की खुफिया पुलिस से थी। उसने मुझे एड्रेस पूछा और ख़ुद घर तक छोड़ने आई। जब मैं घर थी तो सोचा अब इस घर में नहीं आऊँगी, और आज लग रहा था वक्त यही चाहता था मैं दोबारा इस दर पर रहूँ। मुझे देखते ही मामू ने मुझे सीने से लगा लिया। सईद हैरानी से मुझे देख रहा था। मैंने नफरत से मुंह मोड़ लिया। सब कुछ उसी की वजह से तो हुआ था। ना वो उस दिन शादी के दिन सब कुछ करता और ना ही आज मैं इस हाल में पहुंचती। मामू मेरा बहुत ख्याल रखते। हम देर तक एक दूसरे से दुख सुख कहते।
मामू मुझसे कई बार माफ़ी मांग चुके थे कि उनके फैसले की वजह से मेरी ज़िंदगी भी ख़राब हुई और सईद भी आगे नहीं बढ़ सका। सईद ने मेरे जाने के बाद खुद को इस कदर बदल लिया था, मैं खुद हैरान थी। उसकी मेहनत थी जो नज़र आ रही थी। उसने कारोबार में खुद को इतना मसरूफ़ कर लिया था कि सर उठाने की फुर्सत नहीं थी। बहुत जल्द घर भी बदलने वाला था। मैं बहुत खुश थी सईद के लिए, लेकिन मैं एक तलाक याफ्ता लड़की थी, अब उसके काबिल नहीं समझती थी खुद को। मैं कोशिश करती सईद से सामना न हो। मैंने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया। एक दिन मैं बैठी अपनी सोचों में गुम थी जब अपने पास किसी का एहसास हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो सईद था। मैंने पूछा खैरियत, कोई काम था? तो कहने लगा घर लिया है, सबसे पहले तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं क्या करूँगी देखकर? तो कहने लगा जिसका घर होगा उसे चाहिए पसंद कर ले, बाद में गिला मत करना। मैंने हैरानी से उसे देखा और कहा कि मैं अब ख्वाब नहीं देखती। वो मेरे पास आया और बोला मैं देखता हूँ एक घर के ख्वाब जिसमें तुम मेरे साथ हो, जो हमारा घर होगा। कि इस ख्वाब को ताबीर दोगी? मैंने कहा जब मेरे ख्वाबों को नोच के फेंक गए थे तब मेरा नहीं सोचा था, अब मुझसे अच्छे सलूक की तवक्को क्यों कर रहे हो? मेरा हाथ पकड़े और मेरे हाथों की लकीरों को देखते हुए बोला क्योंकि मैं समझ गया हूँ इन लकीरों में यही लिखा है कि आलिया सईद की ही है, और ख़बरदार जो तुमने इस बार कोई हमाकत की। सईद से मेरी शादी हो गई, नया घर उसने मेरे नाम कर दिया। ये घर मेरी बेटी के आने से जन्नत बन गया। बहुत सी तकलीफ़ों के बाद बिलाखिर मंजिल बहुत प्यारी है। सईद की मोहब्बत ने मुझे बहुत हौसला दिया कि मैं माजी भूल जाऊं, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी कहानी सुनकर आप में से कोई एक भी अगर कुछ सीख ले तो मेरा सब बताने का मकसद पूरा हो जाएगा। मेरी गलती यही थी कि सईद को प्यार से समझाने के बजाय इसके पीछे पहुंच जाती थी, लोगों के सामने उसकी इंसल्ट करती थी। वो मर्द था, अना पर चोट पड़ी थी और मैंने मजीद इस चोट को करेदा। गलत वक्त पे उससे उसके हिस्से की जायदाद अपने नाम करवाने लगी। उसे लगा मैं लालची हूँ और फिर सब कुछ उलट गया। मेरी इल्तिजा है, मोहब्बत है तो निभाना सीखें। हमें एक दूसरे को इज्जत देनी होगी, फिर ही मोहब्बत डूबने से बच सकती है। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।